नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 18 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला, 40 मुख्य पेट्रोकेमिकल और पॉलीमर उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी को किया शून्य, उद्योगों और उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की जिम्मेदारी नहीं हमारी। ब्रिटेन ने हॉर्मुज संकट पर बुलाई 35 देशों की बैठक। ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 5% से ज्यादा उछली। घरेलू शेयर बाजार समेत एशियाई बाजारों में दिखी भारी गिरावट। राज्यसभा में अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाला विधेयक आज होगा पेश। लोकसभा में सीएपीएफ में भर्ती प्रमोशन से जुड़ा बिल होगा पारित। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का नामांकन आज से। शुवेंदु अधिकारी भवानीपुर से भरेंगे नामांकन। असम में आज अमित शाह और राहुल गांधी का धुआंधार प्रचार। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन लॉन्च, 1972 के बाद पहली बार चांद की ओर इंसानी कदम। 10 दिन में चांद का चक्कर लगाकर लौटेंगे एस्ट्रोनॉट। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जाने उससे पहले एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई ये खबर। पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि 40 अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया गया है। तो 40 अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में छूट, और ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से, जहां अमोनियम नाइट्रेट, पॉलिएस्टर रेजिन पर छूट देने की बात कही गई है। इसके साथ साथ जो 40 पेट्रोकेमिकल उत्पाद हैं उसमें फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया और इसके साथ साथ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, ये सब शामिल हैं, जिसमें फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पर छूट दी गई है। निर्जल अमोनिया, टोल्यून, स्टाइरिन भी इसमें शामिल है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में जिस तरह से तनाव के हालात है, उस बीच लगातार सरकार कदम उठा रही है और इसी कड़ी में 40 अहम पेट्रोकेमिकल पर छूट देने का ऐलान किया गया है। कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। अमोनिया नाइट्रेट, पॉलिएस्टर रेजिन पर छूट देने का ऐलान किया गया है। तो इसके कड़ी में अमोनियम नाइट्रेट, पॉलिएस्टर रेजिन पर छूट और फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पर छूट मिलेगी। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पर छूट देने की बात कही गई है। तो जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार तनाव और संघर्ष के बादल हैं, इस बीच सरकार लगातार कैसे उद्योगों को संभाला जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है, सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है, तो लगातार सरकार कदम उठा रही है। और इसी कड़ी में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जहां 40 अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने की बात कही गई है। आपको बता दें कि इससे कौन कौन से क्षेत्रों को लाभ मिलेगा, जिसमें प्लास्टिक आता है, कपड़ा आता है। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में राहत मिलने की बड़ी उम्मीद जताई जा रही है सरकार के इस कदम से। हालांकि आपको ये भी बताएं कि सरकार ने 30 जून तक कस्टम ड्यूटी में छूट देने की बात कही है। तो पश्चिम एशिया में जिस तरह से लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, उसको लेकर के सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है, ताकि देश का जो उद्योग है, जो व्यापार है, वो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो सके। तो प्लास्टिक, कपड़ा, फार्मा और ऑटो सेक्टर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सीधे सीधे इससे लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सरकार ने 30 जून तक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया है। तो कैसे हम उद्योगों को सुरक्षित रख सकते हैं, किसी भी तरह से उत्पादन क्षमता जो है वो भारत की घटनी नहीं चाहिए, और इसी पर भारत सरकार का लगातार जोर है। इसी कड़ी में भारत ने 40 अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम, कि सरकार ने इससे पहले भी इसी क्षेत्र में अहम कदम उठाए थे। तो लगातार पश्चिम एशिया में जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की हर क्षेत्र पर पैनी नजर है, बारीकी से नजर रखी जा रही है कि कैसे भारत में किसी भी तरह से, किसी भी क्षेत्र में कोई संकट ना हो। मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन में इससे राहत मिलने की साफ तौर पर उम्मीद जताई जा रही है। 40 अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान सरकार ने कर दिया है। पश्चिम एशिया
एशिया में है तनाव, लेकिन भारत में भारत सरकार लगातार ऐसे सकारात्मक कदम उठा रही है जिससे भारत का उद्योग, भारत का व्यापार व्यवसाय किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। और इसी कड़ी में 40 अहम पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में छूट दिए जाने का ऐलान भारत सरकार की तरफ से कर दिया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खास खबरें जनादेश 2026 के तहत। भवानीपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दक्षिण कोलकाता की भवानीपुर सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होंगे। इसके लिए वो एक रोड शो भी करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चाय बागान के श्रमिक राज्य सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, खास करके उत्तर बंगाल के श्रमिक। ये इलाका राजनीतिक रूप से राज्य का सबसे जटिल हिस्सा बना हुआ है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सरकारी कल्याणकारी योजनाएं सिर्फ कागज पर ही नजर आती हैं। पूरे इलाके में गरीबी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर बंगाल में चाय बागान के श्रमिकों का दिल जीतने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने चा सुंदरी परियोजना को अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया है। एक तरफ ममता सरकार इसे विकास का मॉडल बता रही है, तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग बदहाल घर, टूटी सड़कें और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। राज्य सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए एक ही स्थान पर 200 से 250 घर बनाकर बस्तियां बसाई हैं। मुख्यमंत्री ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को नाम दिया है चा सुंदरी। जितना भी चाय बागान बंद था हमने खोल लिया। चाय पट्टा, अर्बन पट्टा, रूरल पट्टा, उद्वास्तु पट्टा सबको मिल रहा है। जिसको नहीं मिला है उसको भी प्रोसेस में है। उत्तर बंगाल में तृणमूल के विकास के इस मॉडल की असलियत जानने के लिए डीडी न्यूज की टीम अलीपुर द्वार के कालचीनी विधानसभा क्षेत्र के तोरसा चाय बागान पहुंची। यहाँ की तस्वीरें सरकार के दावों से बिल्कुल अलग कहानी बयां करती हैं। महज 3 साल के अंदर ही घरों का रंग फीका पड़ चुका है। टीन की छतें अब छलनी हो चुकी हैं, जिससे बारिश का पानी सीधे कमरों के अंदर टपकता है। ड्रेनेज की व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन 250 घरों में से अधिकांश में चाय श्रमिक रहते ही नहीं हैं। कई घरों की खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं। आरोप है कि ममता सरकार द्वारा किए गए इन घरों में कई लोगों ने किराएदार रख लिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घर इतने छोटे हैं कि किराएदार भी यहाँ रहना नहीं चाहते। इसमें जगह नहीं है रहने के लिए, छोटा सा कमरा है, इसमें कुछ भरने के लिए जगह नहीं है। मेन मुद्दा यहाँ पर सुरक्षा है। यहाँ पर आए दिन घटना होते रहता है, कोई मर्डर हो, कोई रेप, ऐसे हर दिन होते रहता है। इसलिए यहाँ सुरक्षा कारण से कोई नहीं रहे। घर छोटा है, इसमें एक तो बकरी भी पालने नहीं सकेगा हम लोग, तो किचन गाय कैसे करे बनाएंगे। बहुत रूम भी छोटा छोटा है। सरकार ने चा सुंदरी परियोजना के तहत तोरसा चाय बागान में सड़कों का निर्माण भी कराया था, लेकिन 3 साल के भीतर ही उन सड़कों का खस्ता हाल हो गया है। बदहाल और खतरनाक हो चुकी इन सड़कों से ही आम लोग और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर गुजरने को मजबूर हैं। मालिक लोग नहीं रहता है यहाँ पे। जे रूम दे रहा है तो भाड़ा में दिया है, वो लोग तो अपना अपने घर में रहता है, इसीलिए ये बंद है। किसी का तो घर का वो क्या है, क्या बोल डॉक्यूमेंट्स भी नहीं पता है। अब बारिश होने से देखिए टीना का अवस्था लाल हो गया, तो अगले साल तो पानी घुसने शुरू हो जाए। अब इस मुद्दे पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के विकास मॉडल की पोल 3 साल में ही खुल गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिग्गा का कहना है कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।
विगत 15 सालों में यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, एक के बाद एक चाय बागान बंद होता गया। इस सरकार के कारण ही चाय बागान का यह अवस्था हुआ है। चाय बागान बंद हो रहा है, श्रमिकों को वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, उनका पीएफ का पैसा जमा नहीं रहा, ग्रेजुएटी नहीं रहा और जो सारी सुविधाएं नहीं मिल रहा है, इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो ये राज्य सरकार जिम्मेदार है। मैक्रो लेवल का जो स्कीम है ये वो स्कीम बंगाल पे ही है। चाय बागान के लिए दीदी ने जो किया, ये दीर्घदिन जो सरकारें थी, इसके पहले कांग्रेस एवं वामफ्रंट का सरकार था, कभी भी चाय श्रमिकों को नहीं देखा। तोरसा चाय बागान में चाय सुंदरी परियोजना की जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े करती है। एक तरफ सरकार इसे विकास का मॉडल बता रही है तो दूसरी ओर स्थानीय लोग बुनियादी सुविधाओं की कमी और बदहाल हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ड्रीम प्रोजेक्ट चाय सुंदरी, चुनावी प्रचार में इसी प्रोजेक्ट को वो आगे ला रही हैं और इसी को चलते विपक्ष का कहना है असल में चाय सुंदरी जो प्रोजेक्ट है वो एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है। कैमरा पर्सन सुभजीत पाल चौधरी, पार्थ चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कालचिनी, उत्तरी बंगाल। और आइए बात करते हैं असम की, जहां आज हेवीवेट नेता चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी होंगे। अमित शाह नौगांव जिले के कालीबोर निर्वाचन क्षेत्र में असम गण परिषद के उम्मीदवार केशव महंता के समर्थन में आज दोपहर बाद 3 बजे में साहा स्कूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता कार्बी आंगलोंग के बोकाजान और जोरहाट जिले के तिताबोर में विशाल चुनावी रैलियों में भाग लेंगे। और वहीं केरलम विधानसभा चुनाव में कोट्टायम जिले की पाला सीट पर मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। इस बार मौजूदा विधायक मणि सी कप्पन और केरल कांग्रेस एम के अध्यक्ष जोस के मणि के बीच ही नहीं बल्कि बीजेपी के स्टार प्रचारक शॉन जॉर्ज के मैदान में उतरने से ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय और दिलचस्प हो गया है। केरल में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव हैं। उससे पहले सभी पार्टियां जनता को लुभाने में लगी हुई हैं, लेकिन पाला की जनता ने भी इस बार अलग ही मूड बना लिया है। जनता ने इस बार अपने 3 मुद्दों को सामने रखा है: रबर की गिरती कीमतें, युवाओं का पलायन और क्षेत्र में विकास की कमी से लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और खराब स्वास्थ्य सेवाओं जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनता का कहना है सरकार हमेशा झूठे वादे करती है। पाला विधानसभा में पलायन भी एक बड़ा मुद्दा है। उच्च शिक्षा के बाद युवाओं के विदेश जाने से मौजूदा मतदाताओं और नए मतदाताओं की संख्या में काफी कमी आई है। युवाओं का मानना है कि वर्तमान सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। State this time UDF will win with a minimum 100 seats. And the development which I made, it is in the rural areas. KM Mani did some development that is in the town area. So rural area people are with me, panchayats. आज से ठीक 8वें दिन केरल में वोटिंग होगी। उससे पहले सभी दल पाला के अंतिम मतदाता तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पाला एक ईसाई बहुल इलाका है, जिसकी वजह से रोमन कैथोलिक चर्च के मतदाताओं का व्यापक प्रभाव है। इसलिए सभी उम्मीदवार ईसाई वोटरों को लुभाने में लगे हुए हैं। पाला विधानसभा में रबर की गिरती कीमतें भी एक अहम मुद्दा है। किसान मांग कर रहे हैं कि रबर का आधार मूल्य बढ़ाकर 250 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाए। बीजेपी कैंडिडेट शॉन जॉर्ज माइग्रेशन और रबर प्राइसेस को फोकस रखने के लिए कैंपेन कर रहा है। वो वोट से प्रॉमिस कर रहा है कि वो माइग्रेशन इश्यू को रिसॉल्व कर देंगे एंड पाला को फ्रूट कल्टीवेशन का हब बना देंगे। यूरोपीय संघ और अमेरिका में प्रवासन और रबर की कीमतों में गिरावट मतदाताओं के बीच प्रमुख चिंता का विषय है। केरल के कोट्टायम जिले की पाला विधानसभा सीट केवल एक सामान्य पहाड़ी क्षेत्र की सीट नहीं है, बल्कि ये स्मृति, पहचान और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के संगम का प्रतीक मानी जाती है, जहां सीरियन ईसाई सहकारी संस्थाओं, चर्च नेटवर्क और समृद्ध कृषि वर्ग का वर्चस्व राजनीति की दिशा तय करती है। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। अब देखना है जनता किसे जीत का ताज पहनाती है। डीडी न्यूज के लिए विवेक नारायण की रिपोर्ट, त्रिवेंद्रम।
ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच हो रहे युद्ध का पॉलिटिकल असर भी इस बार केरलम में दिख सकता है। केरलम विधानसभा चुनाव के समय खाड़ी देशों में रह रहे केरलम के लोग बड़ी संख्या में वोट डालने यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें ऐसे मतदाताओं का आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। खाड़ी देशों में काम करने वाले लोगों में केरलम के लोगों की बड़ी संख्या है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक इससे केरल के नतीजे पर सीधा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तर केरलम के कुछ इलाकों में वोटिंग प्रतिशत पर असर जरूर पड़ सकता है, खासकर मल्लपुरम, कोझिकोड और कासरगोड के विधानसभा क्षेत्रों में। ये वो इलाके हैं जहां चुनाव में यूडीएफ और एलडीएफ का प्रदर्शन बेहतर रहा है। Due to war, many of the aeroplanes schedules are cancelled and there is risk in traveling also, and therefore it is not easy for the voters in Gulf countries from Kerala to come to Kerala as easily in the past. So if they are not coming in large numbers, definitely it will affect the UDF more than the LDF. संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कुवैत समेत दूसरे खाड़ी देशों में लाखों की संख्या में केरलम के प्रवासी रहते हैं, जो हर चुनाव में संयुक्त रूप से आते और वोट करते हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग दिख रही है। चुनाव में हर वोट महत्वपूर्ण होता है। एनआरआई लोगों का वोट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमारे पास वो सुविधा नहीं है, सब एनआरआई लोगों का वोट कास्ट करें। आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनआरआई लोगों का भी वोट कास्ट होना चाहिए, क्योंकि हर एक वोट इम्पोर्टेंट है। प्रवासी वोटरों के वापस नहीं आने का असर उत्तरी केरलम के मल्लपुरम, वायनाड, कोझिकोड और कासरगोड में दिख सकता है। इसके अलावा पलक्कड़ और त्रिशूर की कुछ विधानसभा सीटों पर भी ये असर डाल सकता है। ये सभी इलाके कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पारंपरिक वोटर रहे हैं। जिस तरह के हालात खाड़ी देशों के बने हुए हैं, उसको देखते हुए राजनीतिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि शायद इस बार इतनी बड़ी संख्या में केरलम के लोग खाड़ी देशों से यहाँ वोट डालने के लिए नहीं आ सकते। हालांकि उनका ये कहना है कि केरलम में जिस तरह से मतदान होता है उससे बहुत ज़्यादा असर यहाँ के परिणामों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्तरी केरलम की कुछ विधानसभा सीटों का गणित जरूर गड़बड़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ सीटों पर मुकाबला बहुत ज़्यादा नज़दीक रहता है। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, केरलम। तो जनादेश 2026 के जरिए हमने आपको दिखाई चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं संसद की। संसद से आज 2 अहम विधेयक पारित होने की संभावना है। राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को पारित करने के लिए चर्चा की जाएगी। ये विधेयक कल लोकसभा से पारित हो चुका है। वहीं लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होनी है और बाद में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2025 को पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा। ये बिल राज्यसभा से पहले ही पारित हो चुका है। देश में कानूनों को आसान और कम दंडात्मक बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 का मकसद है कि छोटे छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए और उन्हें आसान नियमों के तहत लाया जाए। क्या है ये पूरा बिल और आम लोगों पर इसका कैसे होगा असर, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 देश के 80 केंद्रीय कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव लेकर आया है। इसका मुख्य उद्देश्य है छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और उनकी जगह सिविल पेनल्टी यानी आर्थिक जुर्माना लागू करना। इस बिल में अब मेट्रो ट्रेन में सिगरेट पीने पर सिर्फ जुर्माना लगेगा। सड़क पर खुले में यूरिनेट करने पर भी सिर्फ पेनल्टी ही लगाई जाएगी। सड़क पर पशुओं का दूध निकालने पर भी सिर्फ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में बड़ा बदलाव किया गया है। इस अधिनियम में पहले हाईवे को बाधित करने या तोड़फोड़ करने पर 5 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था, लेकिन अब जुर्माने की रकम को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। विधेयक में कई मामलों में जेल की सजा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जैसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और बिजली अधिनियम के तहत अब सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि जेल की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं, कई पुराने और छोटे अपराधों को पूरी तरह खत्म भी किया जा रहा है, जैसे आग की झूठी सूचना देना या जन्म मृत्यु की जानकारी न देना अब अपराध नहीं रहेगा। सरकार ने जुर्माने की राशि को भी समय के साथ बढ़ाने का प्रावधान रखा है। हर 3 साल में न्यूनतम जुर्माना 10% तक बढ़ाया जाएगा ताकि दंड का असर बना रहे। इसके अलावा पहली और दूसरी गलती पर चेतावनी और सलाह देने का भी प्रावधान जोड़ा गया है, यानी सीधे सजा देने की बजाय सुधार का मौका मिलेगा। नई दिल्ली में संपत्ति कर व्यवस्था में भी बदलाव प्रस्तावित है। अब इसे भवन कर और खाली जमीन कर में बांटा जाएगा और इसके लिए नई समितियां बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 का मकसद है कानूनों को सरल बनाना, कारोबार को बढ़ावा देना और आम लोगों को अनावश्यक कानूनी झंझट से राहत देना। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्षमता निर्माण आयोग और मिशन कर्मयोगी के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्षमता निर्माण आयोग आज से साधना सप्ताह मना रहा है। 8 अप्रैल तक चलने वाला ये सप्ताह प्रौद्योगिकी, परंपरा और ठोस परिणाम जैसे 3 सूत्रों पर आधारित है। शिक्षण गतिविधियों में वेबिनार, कार्यशालाएं, सामूहिक चर्चा सत्र और IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए पाठ्यक्रम शामिल हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और मिशन कर्मयोगी, जिसको कि 5 साल पहले स्थापित किया गया था, अपना 5वां फाउंडेशन डे मना रहा है। तो 5 साल में हमने क्या जितने भी हमारे कर्मयोगीज हैं, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, 30 मिलियन के करीब सरकारी कर्मचारी हैं हमारे, वो 4 घंटे की ऑनलाइन लर्निंग जो है वो करें। थीम हमारी इस बार जो साधना सप्ताह की है वो 3T, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल नॉलेज और टेंजिबल आउटकम्स। मिशन कर्मयोगी के 5 सालों के सफर में देश भर के तकरीबन 1200 शहरी स्थानीय निकायों सहित कई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिकारियों और कर्मचारियों को IGOT पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है, जो राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। PSUs में हम लोगों ने अभी तक ऑलरेडी जो हमारी रीच है वो अराउंड 3.5 लाख हो चुका है। 91 public sector enterprises are already on board the iGOT learning platform, and their employees are benefiting from the online courses available. In consultation with MoHUA and other state level organizations, we reached out to 1200 ULBs out of 4900 ULBs which are there in the country. We are moving from rule-based to role-based learning and role-based interventions for capacity building. Under ULBs also, we have worked on that, and same ways for the CPSEs. क्षमता विकास आयोग के अध्यक्ष S. राधा चौहान ने बताया कि इस दौरान मिशन कर्मयोगी से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ अलग-अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को 5 वर्ष हुए अपनी स्थापना करते हुए। हम स्थापना दिवस 2 अप्रैल को मना रहे हैं और इसी के साथ साथ साधना सप्ताह 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक हम मना रहे हैं, जिसमें मिशन कर्मयोगी के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी के साथ इस सप्ताह के दौरान हम एक लर्निंग मॉड्यूल्स के साथ साथ बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी संपादित कर रहे हैं। नया फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू हो रहा है, उस टाइम पे एक रिफ़्रेश होके, रिकनेक्ट होके,
अपने जो संकल्प है उसको फिर से पुनर्जीवित करने का अवसर हम हमारे सभी पब्लिक सर्वेंट से आग्रह करते हैं कि इस सप्ताह के दौरान वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट का भी पूरा तरह से इस सप्ताह का प्रयोग करें। साल 2025 का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान इस बार बांग्ला लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय को उनके उपन्यास हर पार्वती कथा के लिए दिया जाएगा। करीब 22 साल बाद बांग्ला भाषा को ये सम्मान मिला है। आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 22 साल बाद बांग्ला भाषा के लेखक रामकुमार मुखोपाध्याय की कृति हर पार्वती कथा के लिए दिया जाएगा। साल 2020 में प्रकाशित हर पार्वती कथा शिव पार्वती की पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें परंपरा और आधुनिक दृष्टिकोण का प्रभावशाली मेल देखने को मिलता है। ये उपन्यास सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और रिश्तों की भी गहरी पड़ताल करता है। रामकुमार मुखोपाध्याय का साहित्यिक सफर भी बेहद समृद्ध रहा है। अब तक उनके 9 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 4 निबंध संग्रह और 2 यात्रा वृत्तांत प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 54 भाषाओं की 128 लोक कथाओं का संकलन भी किया है। उनके लेखन को पहले भी कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं, जिनमें बंकिम चंद्र पुरस्कार, सोमेन चंदा स्मृति पश्चिम बंग पुरस्कार और बांग्ला अकादमी पुरस्कार शामिल है। खास बात यह है कि बांग्ला भाषा को ये सम्मान पूरे 22 साल बाद मिला है। इससे पहले 2004 में सुनील कुमार गंगोपाध्याय को ये सम्मान दिया गया था। सरस्वती सम्मान की शुरुआत के बिरला फाउंडेशन ने साल 1991 में की थी। ये सम्मान भारतीय भाषाओं में लिखी बेहतरीन साहित्यिक कृतियों को दिया जाता है। पुरस्कार में विजेता को 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। पुरस्कार के लिए चयन 13 सदस्यीय समिति ने किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अर्जुन कुमार सीकरी ने की। 2015 से 2024 की अवधि में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार करने के बाद वर्ष 2025 के सरस्वती सम्मान के लिए बांग्ला के साहित्यकार रामकुमार मुखोपाध्याय को चुना जाना न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि बांग्ला साहित्य और भारतीय भाषाओं की समृद्ध परंपरा के लिए भी गर्व का क्षण है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।